हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और आज की कक्षा में इस पुस्तक से संबंधित हमारा यह अंतिम वीडियो होगा और इसका विषय होगा अन्य गद्य विधाएं। अर्थात आज की कक्षा में हम कथेत्तर गद्य साहित्य के विषय में अध्ययन करेंगे और इसके पश्चात यह पुस्तक पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में हम कुछ नया प्रारंभ करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिपोर्ताज विधा के संदर्भ में कि ये पुस्तक हमें क्या कहती है। रिपोर्ताज विधा किस भाषा का शब्द है, रिपोर्ताज विधा कब सामने आई, रिपोर्ताज कौन कौन से हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और किसके द्वारा लिखे गए, इन सब बातों का अध्ययन हम इस पुस्तक में करेंगे। रिपोर्ताज शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में अकाल, महामारी आदि जो विद्रुपताएं हैं उनको लेकर के रिपोर्ताज विधा अस्तित्व में आती है। हिंदी में जो पहला रिपोर्ताज लेखन माना जाता है, रिपोर्ताज लेखन की जो परंपरा मानी जाती है वह शिवदान सिंह चौहान, याद रखेंगे, शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है लक्ष्मीपुरा के संदर्भ में कि यह किसका लिखा हुआ है। शिवदान सिंह चौहान का जो पहला रिपोर्ताज माना जाता है और रूपाब पत्रिका दिसंबर 1938 में यह प्रारंभ होता है, छपता है। कौन सी पत्रिका में? रूपाब पत्रिका में दिसंबर 1938 में। तो आइए देखते हैं पुस्तक हमें क्या कहती है रिपोर्ताज विधा से संदर्भ में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रांघे राघव ने अकाल पीड़ित बंगाल का दौरा करके तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज लिखा। कब लिखा यह है? अभी हमने बात की कि जो रिपोर्ताज विधा है वह अस्तित्व में कब आती है? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। उसकी पृष्ठभूमि में जो विद्रुपताएं हमें देखने को मिलती हैं उनके बाद में हम यह विधा हमारे सामने आती है। और रांघे राघव ने अकाल पीड़ित जो बंगाल का दौरा किया उससे संबंधित जो रिपोर्ताज लिखा वह था तूफानों के बीच। काव्य रूप की दृष्टि से इसे कहानी विधा का विस्तार कह सकते हैं। अर्थात रिपोर्ताज को हम कौन सी गद्य विधा का विस्तार कह सकते हैं? कहानी विधा का। बहुत अच्छा प्रश्न है। वस्तुतः यह विधा अखबार की रपट के बहुत नज़दीक है। अखबार की रपट यानी रिपोर्ट के बहुत नज़दीक है। इसका उद्भव भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साहसी पत्रकारों की रपटों से ही हुआ था। जो साहसी पत्रकार थे जो द्वितीय विश्व युद्ध की विद्रुपताओं को अपने अखबारों में लिखते थे, जो रिपोर्ट पेश करते थे, उसके द्वारा ही फिर यह विधा हमारे सामने आती है। इस विधा में अमृत राय की लाल धरती, भगवत शरण उपाध्याय की पुस्तक इतिहास के पन्नों पर खून के धब्बे की भी गणना हो सकती है। नरोत्तम नागर, रामशरण शर्मा मुंशी आदि ने अनेक सफल रिपोर्ताज लिखे हैं। अश्क ने पहाड़ों में प्रेम में संगीत, बदंत आनंद कोश्याय ने देश की मिट्टी बोलती है, शमशेर बहादुर सिंह ने प्लाट का मोर्चा, कई बार पूछा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा। और बांग्लादेश के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान विष्णुकांत शास्त्री ने युद्ध संबंधी रिपोर्ताज लिखे हैं। इसी युद्ध पर धर्मवीर भारती के रिपोर्ताजों का संग्रह ब्रह्मपुत्र के मोर्चों से भी प्रकाशित चर्चित हुआ है। आजकल रेडियो दूरदर्शन से अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जिन्हें रिपोर्ताज कह सकते हैं। ऋणजल धनजल ये फणीश्वर नाथ रेणु का संस्मरणात्मक रिपोर्ताज संकलन है जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा आप याद रखेंगे। इसके अलावा भदंतानंद कोश्यायन, शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा, विवेकी राय जुलूस रुका है, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, इन सभी के रिपोर्ताज कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं हम आत्मकथा विधा के संदर्भ में पुस्तक क्या कहती है। हिंदी में अकबरकालीन जैन कवि बनारसी दास ने ही अर्ध कथानक नाम से आत्मकथा लिखी है। अगर हम आत्मकथा विधा की बात करते हैं कि पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है तो हमारे सामने नाम आता है बनारसी दास जैन का। बनारसी दास जैन की जो आत्मकथा है अर्ध कथानक, यह 1641 ईस्वी में हमारे सामने आती है और यह हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। यह आत्मकथा ब्रजभाषा में पद्य में लिखी गई है। अर्थात पहली आत्मकथा है
पद्य में लिखी गई है और ब्रजभाषा में लिखी गई है। इसमें मृगावती और मधुमती सूफी रचनाओं का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनाकर आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि बनारसी दास जैन कृत पूछा भी जा चुका है। अर्धकथानक जो आत्मकथा है यह कौन सी भाषा में लिखी गई है? ब्रजभाषा पद्य में यह लिखी गई है और 1641 की यह रचना मानी जाती है। आइए देखते हैं पुस्तक क्या कहती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में आत्मकथा सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखी। अगर आधुनिक आत्मकथा की बात करें तो पहली अगर आत्मकथा मानी जाती है तो वह श्याम सुंदर दास की मानी जाती है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास की कौन सी आत्मकथा? मेरी आत्म कहानी, जो हिंदी की पहली खड़ी बोली गद्य की पूर्ण आत्मकथा भी मानी जाती है। और आधुनिक आत्मकथा में अगर हम नाम लेते हैं तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का लेते हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग मूलतः गुजराती में और नेहरू ने मेरी कहानी मूलतः अंग्रेजी में लिखी। इनकी भाषा कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, यहाँ तक कि सामान्य जो अध्ययन वाला पेपर है उसमें भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि सत्य के प्रयोग मूलतः किस भाषा में लिखी आत्मकथा है गांधी जी की? तो गुजराती। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। बच्चन ने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और प्रवासी की डायरी नाम से 4 खंडों में लिखी। यह आपसे क्रम से लगवा कर भी कई बार पूछा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन की जो ये आत्मकथाएं हैं ये सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके पश्चात नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और दस्तवार से सोपान तक 4 आत्मकथाएं हैं जो बच्चन जी की हैं, जो इन्होंने लिखी हैं। राहुल सांकृत्यायन ने मेरी जीवन यात्रा 3 खंडों में आत्मकथा लिखी। यशपाल ने सिंहावलोकन को भी आत्मकथा की कोटि में रखा जाएगा, अर्थात यशपाल का जो सिंहावलोकन है इसे हम आत्मकथा की कोटि में रखेंगे। सेठ गोविंददास की आत्मकथा भी उल्लेखनीय है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा 2 खंडों में अपनी धरती अपने लोग हाल ही में प्रकाशित हुई है। रामविलास शर्मा की अपनी धरती अपने लोग, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं जीवनी विधा के संदर्भ में कि जीवनी किसके द्वारा और किस प्रकार की जीवनियाँ उस समय लिखी जा रही थी। आधुनिक साहित्य में भारतेंदु की जीवनी ब्रजरतन दास ने लिखी। भारतेंदु की जो जीवनी है यह ब्रजरतन दास ने लिखी। अगर हम बात करते हैं तो यह लगभग 1934 के आसपास भारतेंदु की जीवनी लिखी गई थी, अगर हम समय की बात करते हैं तो। फिर प्राचीन महापुरुषों और प्रेरणाप्रद व्यक्तियों की अनेक जीवनियाँ लिखी गई। स्वतंत्रता के उपरांत जो उल्लेखनीय जीवनी साहित्य हिंदी में लिखा गया उसमें चंद्रशेखर शुक्ल का रामचंद्र शुक्ल जीवनी लिखी गई। इसके पश्चात डॉक्टर रामविलास शर्मा का निराला की साहित्य साधना बहुत महत्वपूर्ण है। 3 खंडों में यह प्रकाशित हुई है और इसका जो प्रथम खंड है इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ रामविलास शर्मा की। 3 खंडों में अमृत राय का कलम का सिपाही, विष्णु प्रभाकर का शरदचंद्र की जीवनी आवारा मसीहा, विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा लिखित मुक्तिबोध की जीवनी मुक्तिबोध की आत्मकथा। ये प्रसिद्ध जीवनी और जीवनीकार हैं जिनकी हमने बात की है। हिंदी कविद रत्नमाला, ध्यान रखेंगे, जीवनी लिखी है श्याम सुंदर दास की। कई बार पूछा जाता है। ब्रजमाधुरी सार वियोगी हरि की और प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की। कलम का सिपाही अमृत राय की और कलम का मजदूर मदन गोपाल की प्रमुख जीवनियाँ हैं। पत्र साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो पत्र साहित्य गद्य विधा के अंतर्गत रखा जाता है। साहित्यकारों के पत्र संग्रहणीय होते हैं क्योंकि वे कलात्मक मार्मिक और प्रेरक होते हैं। बालमुकुंद गुप्त का शिवशंभू की चिट्ठी काल्पनिक पत्रों का संग्रह है जिसमें लेखक ने समकालीन स्थिति पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्र चर्चित हुए हैं। रामविलास शर्मा का मित्र संवाद और नेमिचंद जैन का पाया पत्र तुम्हारा पत्र साहित्य के रूप में चर्चित विधाएं हैं। अब बात करते हैं ज्ञान के साहित्य की। ज्ञान का साहित्य, स्वाधीन भारत में हिंदी में ज्ञान विज्ञान के साहित्य का विकास हो रहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम से यह काम 1900 के आसपास ही प्रारंभ कर दिया था। इस युग में राहुल सांकृत्यायन, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय, जयंत विष्णु नार्लिकर, गुणाकर मूले आदि के विशेष कार्य उल्लेखनीय हैं। आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर लोहिया ने प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति पर, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतीय भाषाओं, मार्क्सवाद और भारतीय राजनीति पर, और डॉक्टर
भरत सिंह उपाध्याय ने बुद्धकालीन भारतीय भूगोल पर और जयंत विष्णु नार्लिकर ने वैज्ञानिक विषयों पर अत्यंत परिश्रम पूर्वक अनुसंधान किया है। राहुल जी का इस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा है। उन्होंने मध्य एशिया, नेपाल और तिब्बत का इतिहास लिखा। विज्ञान और भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंडित किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। इस क्षेत्र में अनेक सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाएं भी कार्यरत हैं। नागरिक विचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य का सम्मेलन प्रयाग, विज्ञान परिषद प्रयाग, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद आदि ने इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। प्रायः सभी मंत्रालयों में हिंदी एकांश स्थापित है जो सरकारी कामकाज का हिंदी अनुवाद करते हैं। केंद्र में भी अनुवाद ब्यूरो स्थापित है। हिंदी समिति उत्तर प्रदेश ने ज्ञान विज्ञान से संबंध अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद करवाया है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य नागरिक विचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश, ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश साहित्य के अध्येताओं के लिए एक दुर्लभ संदर्भ ग्रंथ है। इसके प्रधान संपादक धीरेन्द्र वर्मा है। यह आप साहित्य के विद्यार्थियों को धीरेन्द्र वर्मा के जो ये दुर्लभ जिसमें संदर्भ ग्रंथ है साहित्य कोश 2 खंडों में है, इसे खरीदना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपको देखने को मिलेंगी। 1996 में समानांतर कोश हिंदी थिसारस का प्रकाशन एक उल्लेखनीय घटना है। अरविंद कुमार ने इसे वर्षों के परिश्रम के बाद तैयार किया है। उनके शब्दों में किसी भी भाषा के उपयोक्ताओं के हाथों में थिसारस या समानांतर कोश एक शक्तिशाली उपकरण होता है। यह न केवल उनकी शब्द क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है बल्कि अभिव्यक्ति की राह में आने वाली अनेक कठिनाइयों को दूर कर देता है। यह उनके सामने अनेक विकल्प रखकर उन्हें शब्दों के चयन की विवेक शक्ति देता है ताकि वे अपनी बात कहने के लिए प्रभावशाली, सटीक और सही शब्द चुन सकें। अब हम बात करेंगे रेखाचित्र और संस्मरण की, जहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। रेखाचित्र और संस्मरण। रेखाचित्र और संस्मरण भी आधुनिक गद्य विधाएं हैं। रेखाचित्र को शब्द चित्र भी कहा जाता है। हिंदी रेखाचित्र साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। अगर हम हिंदी रेखाचित्र की बात करते हैं तो महादेवी वर्मा का नाम हमारे सामने आता है जो महत्वपूर्ण रेखाचित्रकार रही हैं। हिंदी रेखाचित्र साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय आता है। 1947 में स्मृति की रेखाएं रेखाचित्र विधा की बात कर रहे हैं प्रकाशित हुआ, जो संस्मरण रेखाचित्र दोनों हैं। अर्थात जो स्मृति की रेखाएं हैं उसको हम संस्मरण और रेखाचित्र दोनों में ही रखेंगे। इसके पूर्व 1941 में उनका अतीत के चलचित्र प्रकाशित हुआ। महादेवी जी ने उपेक्षित और शोषित व्यक्तियों को इन संस्मरण और रेखाचित्रों में अपार ममता दी है। इससे महादेवी जी का भी अंतरंग व्यक्तित्व उजागर होता है। रामरक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्ति भी रेखाचित्र के संकलन के रूप में चर्चित हुआ है। शिव पूजन सहाय का संस्मरण संकलन वे दिन वे लोग 1965 में प्रकाशित हुआ। उपेंद्र नाथ अश्क ने मंटो संबंधी संस्मरण मंटो मेरा दुश्मन 1957 के आसपास प्रकाशित करवाया। संस्मरण लिखने वालों में प्रसिद्ध पत्रकार पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों, नेताओं, साहित्यकारों पर प्रेरक संस्मरण लिखे हैं। शिवरानी देवी लिखित प्रेमचंद घर में संस्मरण साहित्य की अनूठी कृति मानी जाती है। विष्णुचंद शर्मा ने इन लोगों के मध्य नाम से एक संस्मरणात्मक पुस्तक लिखी। श्री रायकृष्ण दास ने भारतेंदु से संबंधित अनेक दुर्लभ संस्मरण लिखकर प्रकाशित करवाए। काशीनाथ सिंह ने काशी बहुत महत्वपूर्ण है। रविंद्र कालिया ने गालिब छुट्टी, शराब और कांति कुमार जैन ने तुम्हारा परसाई नाम से अच्छे संस्मरण ग्रंथ लिखे। अब हम बात करते हैं यात्रा वृतांत की, यात्रा साहित्य की यात्रा साहित्य जो है वह कितने और किस प्रकार के लिखे गए। इस युग में लेखकों ने सुंदर यात्रा वृतांत लिखे हैं। आधुनिक युग में भी इसका प्रवर्तन भारतेंदु ने किया था। जो यात्रा वृतांत है उसका आधुनिक युग में प्रवर्तन करने वाले भारतेंदु हैं। यात्रा वृतांत हमेशा जो है वह एक
ज़रूरी नहीं है कि यात्रा लिखते हुए हम संस्मरण नहीं लिख सकते या रिपोर्ट नहीं लिख सकते या रेखाचित्र नहीं लिख सकते। यात्रा वृत्तांत एकमात्र ऐसी विधा है जिसको लिखते हुए हम किसी भी अन्य कथेतर गद्य विधा की रचना कर सकते हैं। प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक और उनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। राहुल सांकृत्यायन का घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी चीन यात्रा, किन्नर देश में, भगवंत शरण उपाध्याय का वो दुनिया, सागर की लहरें, अज्ञे का अरे आया रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली बहुत महत्वपूर्ण है। यशपाल के लोहे की दीवारों के दोनों ओर, स्वर्गोद्यान, बिना सांप, रामवृक्ष, बेनीपुरा का पैरों में पंख बांधकर, धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय और प्रभाकर द्विवेदी का पार उतरी कहें जइयो धूप में सोई नदी। अभी हाल ही में अमृतलाल बेगर का सौंदर्य की नदी नर्मदा प्रकाशित हुआ। कृष्णनाथ ने भी पठनीय यात्रा वृत्तांत लद्दाख में राग विराग और स्पीति में बारिश लिखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांतों में राहुल सांकृत्यायन जी के जो सभी यात्रा वृत्तांत है वो बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं। मोहन राकेश की बात करें तो आखिरी चट्टान तक क्रम से कई बार लगवाया जाता है। 1953 ईस्वी में आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, मोहन राकेश का है। डॉक्टर नगेंद्र का अप्रवासी की यात्राएं याद रखेंगे। निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी और हर बारिश में बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं। आगे के ये दोनों ही यात्रा वृत्तांत आप याद रखेंगे। अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। अरे यायावर रहेगा याद ये 1953 ईस्वी में और 1960 में एक बूंद सहसा उछली। जो अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत है उसमें असम से लेकर पश्चिमी जो क्षेत्र है उसका वर्णन है और एक बूंद सहसा उछली में यूरोपीय झलकियां हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं कन्हैया लाल नंदन की तो धरती लाल गुलाबी चेहरे और रामवृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांध कर उड़ते चलो ये महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है जो आप याद रखेंगे। धर्मवीर भारती का यात्रा चक्र और इसके अलावा ओम थानवी का मोहनजोदड़ो, पंकज बिष्ट का खरामा, नासिरा वर्मा का जहाँ फंवारे लहू रोते हैं आदि महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। आज के लिए इतना ही और यह हमारी अंतिम कक्षा होगी इस पुस्तक से संबंधित। आज हमारी यह पुस्तक पूर्ण होती है। आगे की कक्षा में हम कुछ नया प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।